हाँ जी, नमस्कार सभी को। सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेट टीजीटी का जो कॉमन पेपर था उसका इंग्लिश पोर्शन, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जीके, ये डिस्कस करेंगे। पेपर हुआ है 31 जुलाई 2025 को और ये टीजीटी लेवल 2 का पेपर है, तो इसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। हिंदी वाला पोर्शन नहीं है, इंग्लिश के पोर्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कंप्लीट द सेंटेंस विद द करेक्ट ऑप्शंस। जो ऑप्शन दे रखा है उसमें सही कौन सा होगा। तो मल्टीलिंग्विस्ट रिसोर्स हैं, वो क्या करते हैं। मल्टीलिंग्विस्ट रिसोर्सेज जो जिसमें एक बार में कई लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे, तो उससे क्या होगा, इससे जो लर्नर का पार्टिसिपेशन है उसमें बढ़ेगा। उसकी हमें कोई भी लैंग्वेज पढ़ानी है, उसके साथ साथ उसकी नेटिव लैंग्वेज को, उसकी मदर टंग को हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो बच्चा खुद पार्टिसिपेट करता है उसमें, खुश होकर पार्टिसिपेट करता है, अपनी मर्जी से पार्टिसिपेट करता है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया मटेरियल्स फॉर टीचिंग। कल भी आया हुआ था इस टाइप का क्वेश्चन भाई। मल्टीमीडिया मटेरियल टीचिंग के लिए वो क्या क्या है, तो जो हम नॉर्मली इंटरनेट के थ्रू या फिर बाकी जो सोशल मीडिया उसके थ्रू चीज़ें यूज़ करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें मल्टीमीडिया में होती हैं। LSRW तो लिसन, स्पीक, रीड एंड राइट होता है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। ग्रामर वाला है जो फोनेटिक है, ये उसमें नहीं होती। तो मल्टीमीडिया मटेरियल ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग फॉर्मल ग्रामर। फॉर्मल ग्रामर बनानी है, पढ़ानी है, उसमें पहला स्टेप कौन है। कोई भी आपको यदि टॉपिक पढ़ाना है, किसी भी टॉपिक पे आप पढ़ा रहे हो, तो सबसे पहले बच्चों को भी उसके लिए रेडी करना होता है ना। तो उसको रेडी करने के लिए मोटिवेट करेंगे बच्चे को। तो फर्स्ट ऑप्शन है, सॉरी ऑप्शन जो 4 है वो क्या है, मोटिवेशन करना। और उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है बच्चे को कितना आता है, उसको जरूर चेक करेंगे। उसको चेक किए बिना बच्चे का पढ़ाने का फ़ायदा नहीं है। हम जिस लेवल के ऊपर पढ़ा रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि बच्चा उस लेवल के लिए रेडी है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे को पीछे वाला कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। तो पहले प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे और उसको थोड़ा सा मोटिवेट करेंगे, रेडी करेंगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। स्ट्रेस, इनोटेशन, रिदम कैन बी टोट थ्रू, ये सारी की सारी चीज़ें कल भी सेम क्वेश्चन हुआ था। इंटोनेशन वाला है वो कल भी क्वेश्चन आया था, वो कैसे होंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, देखो स्किमिंग और स्कैनिंग, ये दोनों की दोनों चीज़ें रीडिंग से बिलोंग करती हैं। तो यदि रीडिंग वाली चीज़ें पढ़ेंगे तो उसमें तो बोलने पर जो स्पोकन पार्ट है उसके ऊपर कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। वेरियस टाइप्स की ड्रिल्स हैं। इसकी बजाय जो ट्रांसक्रिप्शन दे रखा है, ट्रांसक्रिप्शन का काम ही होता है। ट्रांसक्रिप्शन में बताया जाता है कि कौन सा सिलेबल है वो स्ट्रेस्ड है, कहाँ पर जो साउंड में राइज होना चाहिए, कहाँ पर ड्रॉप आना चाहिए। तो ट्रांसक्रिप्शन वाला जो पार्ट है दैट इज करेक्ट, इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 51। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टीचिंग एड इन डेवलपिंग लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल करनी है फिर से, ग्रामोफोन, टेलीविज़न और जो फिल्म स्ट्रिप्स हैं, ये तीनों की तीनों चीज़ें हैं। इससे लिसनिंग पार्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट आता है। जो फोनेटिक डिक्शनरी होती है उसमें तो हम सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स की या फिर नॉलेज सीखते हैं, उसमें जो लिसनिंग वाला पार्ट है वो नहीं होगा। इसमें हम पढ़ेंगे और इन तीन चीज़ों में हम सुनेंगे। तो पढ़ के तो हम नहीं कर सकते, जो चीज़ हम सुनेंगे तभी लिसनिंग पावर सुधरेगी। तो है ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट है, इसमें 10 क्वेश्चन, ये छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है सेम कल की तरह। इजी पैराग्राफ है, पैरा थोड़ा सा जो भी इंग्लिश वाले नहीं है उनके लिए थोड़ा सा लंबा या लेंथी हो सकता है, बड़ा आसान सा पैराग्राफ है। उसमें क्या कह रहा है, जो राइटर है वो कह रहा है कि मैं दिल्ली में एक कॉलेज में पढ़ाया करता था, थोड़े दिन के लिए पढ़ाया था, और वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे, तो उनको कुछ एक्टिविटी दी उसने लैंग्वेज पे करने के लिए। तो एक एप्लीकेशन लिखवाई, उसमें से 8 बच्चों में से वो कह रहा है कि 8 में से 7 ने, लेकिन कलरक के लिए एप्लीकेशन डाल दी भी, मुझे कलरक बनना है। तो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों की भी जो मेंटलिटी है उसके बारे में छोटा सा पैराग्राफ उसने लिख रखा है। क्वेश्चन है उसने कितने दिन तक वहाँ पर काम किया था, शॉर्ट टाइम के लिए वहाँ काम किया था, बिल्कुल सही है। पहली लाइन में क्वेश्चन लिखा हुआ है। कौन सी एक्सरसाइज दी थी, एक लैंग्वेज एक्सरसाइज दी थी उसने। 8 में से 7 क्लर्क बनना चाह रहे थे, उन्होंने अप्लाई किया क्लर्क की पोस्ट के लिए। नेक्स्ट है 54 है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द हाईएस्ट एम्बिशन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ गुड कॉलेज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने का लिए वो कह रहा है कि सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में हम चले जाएं, वो उसका हाईएस्ट गोल है अकॉर्डिंग टू दिस पैराग्राफ। इसमें इन द सेंटेंस एंड दीज लेटर अंडरस्टेबली आर ए स्मॉल नंबर,
वो किसके लिए लिखा गया था, वो कह रहा है कि दीज लेटर के लिए किसके लिए लिखा गया था। तो यहाँ पर जो स्कॉलर्स, साइंटिस्ट एंड लीडर्स ऑफ ओपिनियन है, इन तीनों के लिए पैराग्राफ में एग्जैक्ट ये वर्ड यूज कर रखे हैं, और यहाँ इसने पूछा कि ये तीनों किसके लिए यूज किए थे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है नंबर 56। इस वाले क्वेश्चन में डाउट अभी, वो क्या कह रहा है कि जो मोस्ट एम्बिशियस, सॉरी, हाँ, मोस्ट एम्बिशियस और लीस्ट एम्बिशियस जो स्टूडेंट थे उनकी थिंकिंग किस तरह की थी। तो उन दोनों की थिंकिंग एक ही है, वो सोसाइटी के बारे में उनके सेम विचार हैं कि सोसाइटी हमारे साथ क्या करेगी या हम सोसाइटी में कैसे डील कर पाएंगे। तो ऑप्शन 2 है वो इसका करेक्ट आंसर है। इसमें थोड़ा वो डाउट हो सकता है, बट 99% यही है, ये करेक्ट है, मान सकते हैं आप इसको। थोड़ा बहुत डाउट होगा तो एक बार ऑफिशियल आंसर की से मैच कर लेना। आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज ट्रू, ये वाली स्टेटमेंट बताइए। तो इसमें जो नीचे वाली तीनों स्टेटमेंट है ना, उसने क्या कहा गया था कि जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन में थे उनको कहा गया था कि आप अपने आप को अज्यूम कर लो आप क्या ग्रेजुएट हो, बट वो ग्रेजुएट नहीं थे, तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है। वो क्या करें कि सारे के सारे जो स्टूडेंट हैं वो प्रोड्यूस करते हैं साइंटिस्ट, स्कॉलर्स, लीडर्स, ओपिनियन, ये जो चीज़ें हैं ये भी नहीं, सही नहीं है। द लैंग्वेज एक्सरसाइज इज टॉट इन द ऑथर्स लेस कंफर्टेबल, यहाँ पर उसने है बिल्कुल, वो यहाँ पर लेस की बजाय उसने शायद मच किया, ऐसा कोई वर्ड यूज़ किया गया था, तो ये भी गलत है। तो सही स्टेटमेंट है वो क्या कि कॉलेज वर ऑफर वेयर द ऑथर वर्कड इन दिल्ली हैड ए रेपुटेशन फॉर द एकेडमिक स्टैंडर्ड्स। बिल्कुल एज इट इज़ ये लाइन लिखी हुई है, ये लाइन एज इट इज़ लिखी है पैराग्राफ के लगभग बीच में कहीं ना कहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्या है, ये वर्ड दे रखा है अभी, स्नफ्ड आउट। इसमें उनकी जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एम्स है, जो ड्रीम्स हैं, उनको उसने किल कर दिया है, हमारे सिस्टम ने, हमारी सोसाइटी ने उसको किल कर दिया है। तो ये बिल्कुल स्नफ्ड आउट का एग्जैक्ट मीनिंग फ्रेजल वर्ब है, इसका मीनिंग भी किल्ड ही होता है, दबा देना, किसी चीज़ को सफोकेट कर देना, तो किल्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर्मर है, फॉर्मर का उल्टा क्या होता है, तो फॉर्मर का उल्टा होता है जी लेटर। एक वर्ड होता है लेटर, लेटर, इसका मतलब होता है बाद में, टाइम की सेंस में, और किसी चीज़ की पोजीशन बताई जाए तो ये वाला होता है जी फॉर्मर का जस्ट उल्टा। एल्यूमनाई क्या होता है, एल्यूमनाई ओल्ड स्टूडेंट को कहते हैं, कहीं पे पढ़े हुए को, और इस पैराग्राफ में ये वर्ड भी यूज़ किया गया है। तो जो पुराने जितने भी स्टूडेंट हैं दैट वाज एल्यूमनाई। तो ये इंग्लिश वाला पोर्शन था। इसके बाद है रीजनिंग। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61। इनमें से ओड वन देखना है, तो आप देख सकते हो रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल, तीनों की तीनों 2 डायमेंशनल शेप होती हैं, जो क्यूब है दैट इज 3 डायमेंशनल, तो ये इसका ऑप्शन है गलत है। एक आइटम है 153 में बेचा है, तो उस पर्सन को 10% का लॉस हुआ, वो करेगा कितने में बेचे कि 20% का फायदा हो। तो इसमें 10% का लॉस हुआ है 153 पे, तो वो इसको यदि निकालोगे ना तो इसकी जो कॉस्ट है वो 170 निकलती है, 170 का ये कॉस्ट प्राइस है इसका। तो इसके ऊपर 20% निकालोगे तो 34 बनेगा इसका, जो 20% प्रॉफिट है, ऐड करने पर जो आंसर आएगा दैट इज 204। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखना, ए बी सी डी ई आर, 5 एक सर्कुलर टेबल के ऊपर बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल के ऊपर 5 बैठे हुए हैं यहाँ पर ए बी सी डी ई। वो कह रहा है कि उसने क्या बताया कि ए इज बिटवीन ए एंड ई, सॉरी, ए इज बिटवीन ई एंड बी, ए है वो ई और बी के बीच में है, ये दोनों बैठे हुए हैं। आगे देखना, डी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, जो बी है इसके राइट तो ये हो गया, इसके इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पर बैठा हुआ है डी, डी, तो चौथा बच गया, वो ये जगह बच गई भी, ए बी सी, सी यहाँ पर बैठा हुआ है, सी यहाँ पर बैठा है। ऑप्शन क्या पूछा, हु इज इमीडिएट लेफ्ट टू सी, तो ये सी है, सी का फेस इस तरफ है, तो इसकी लेफ्ट साइड में ई हुआ, ई इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर इज ई। नेक्स्ट है शेखर है, वो 10 मीटर, वो 10 मीटर चलता है नॉर्थ साइड में, ये देखो यहाँ से चला 10 मीटर, वो सॉरी उल्टा कर दिया, ये कोई भी लोकेशन है तो 10 मीटर नॉर्थ में चला, वहाँ जाने के बाद कह रहा है कि देन ही वॉक्स 6 मीटर टूवर्ड साउथ, वापिस 6 मीटर वापिस आ जाता है, 6 मीटर वो यहाँ तक वापिस आ गया, और फिर क्या हुआ उसके बाद में ईस्ट में चला गया, 3 मीटर चलता है, यहाँ पर 3 चलता है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक था 10 था, 6 वापिस आ गया, तो ये जगह 4 बच गई और ये 3 हो गई। यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये आंसर निकल के आएगा जी आपका 5 मीटर्स। तो नेक्स्ट आंसर इज ऑप्शन 3। ये टर्म्स बतानी है आपको,
ये भी एक सीरीज का इजी क्वेश्चन है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 का, 3 का, और 3 के बाद 6 का, और यहाँ पर 10 का। तो देखो इसमें क्या है, इन दोनों में डिफरेंस है 2, इन दोनों में है 3, इन दोनों में है 4, तो यहाँ पर आगे वाले में 5 होना चाहिए। कहने का मतलब है यहाँ पर 15 ऐड होना चाहिए। तो 25 में यदि 15 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 40। 40 आंसर होगा जी। नेक्स्ट है सचिन इज शॉर्टर देन कमल। ये कमल है, वो कह रहा है कि कमल से छोटा है सचिन, सचिन उससे छोटा है। बट टोलर देन राम, बट राम से टोल है, राम इससे ऊपर हुआ। सचिन है, कमल से छोटा है, बट टोल से इससे सॉरी राम से टोल है। अरुण इज लिटिल शॉर्टर देन कमल, इससे थोड़ा सा छोटा है अरुण, अरुण इससे थोड़ा सा छोटा है। एंड लिटिल टोलर देन सचिन, और सचिन से टोलर है, इससे टोल है, इससे छोटा, बिल्कुल ठीक है। और क्या लिख दिया, मोहन इज द टोलेस्ट, ये एक लाइन बीच में रह गई, तो मोहन है वो टोलेस्ट है, मोहन टोलेस्ट है। उसने ये पूछा कि सेकंड टोलेस्ट कौन है, कमल इज द करेक्ट आंसर, सेकंड टोलेस्ट इज कमल। नेक्स्ट देखें कि क्यू की सिस्टर है, आर क्यू का भाई है, एस आर का फादर है, ऐसा कुछ है। देखो क्यू ये है, क्यू की सिस्टर है पी, आर इज क्यूज मदर, आर है वो क्यू की मदर है। एस इज आर फादर, इसका फादर है, दैट इज एस। हाउ इज पी रिलेटेड टू एस, ये एस है, ये कैसे रिलेट करता है, तो इसके मदर, मदर का फादर, इसका नाना हो गया, और यहाँ पर उसकी ग्रैंड डॉटर हो गई, जो नाना की ग्रैंड डॉटर होगी, दैट इज पी। ये वाला क्वेश्चन है, ये नहीं हुआ अभी सोल्व, पता नहीं इसमें क्या लॉजिक लगा हुआ है, बिल्कुल भी नहीं पता है। तो इसका ऑफिशियल आंसर की से ही देखेंगे, इसका कोई भी सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। नेक्स्ट है सीरीज का क्वेश्चन है फिर से, ए बी कोई डिफरेंस नहीं है, उसके बाद बीच में एक सी छोड़ के डी, उसके बाद में 2 अक्षर छोड़ के ई एफ छोड़ के यहाँ पर आएगा जी, एच आई जे छोड़ के के आएगा। इस हिसाब से जो दूसरा है वो इधर से कम होते हुए आ रहे हैं, तो यदि आप नंबर के हिसाब से इसको निकाल कर देखोगे तो जी एम जे जो ऑप्शन आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये जो अक्षर दे रखे हैं वो कह रहा है कि इसके जो लेटर हैं उनको अरेंज करना है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, जैसे डिक्शनरी में लिखे होते हैं वैसे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से इनको अरेंज करना है। तो इनको यदि अरेंज करोगे ना तो बीच में आता है जी आई आता है इसमें, इसको अरेंज करके देख सकते हैं आप, कर लेना। इनको जैसे मतलब सबसे पहले बी लिखेंगे, उसके बाद सी लिखेंगे, फिर ये सी आ जाएगा, उसके बाद जो अगला अक्षर है वो ई आएगा, ये आएगा, उसके बाद अगला आएगा। तो जो बिल्कुल बीच में है ना, ऐसे लिखने के बाद वो आई आएगा, लिख के देख सकते हैं आप। चलो लिखते हैं एक बार, देखो सबसे पहले है बी, बी के बाद कौन सा अक्षर आएगा, बी के बाद सी है 2 बार है, उसके बाद ई है जी 2 बार, उसके बाद आई आएगा, आर है, एस है, टी है, और एन भी रहेगा अभी, यहाँ पर एन भी आएगा, तो यहाँ पर एक एन भी लिख लो, यहाँ पर एन रह गया, और लास्ट में आ गया वाई। देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही है, 2 4 6 8 10 11, बिल्कुल ठीक है। तो ऊपर वाले 5 छोड़ दो और नीचे वाले 5 छोड़ दो, ये वाले, तो बीच में है वो आई बचता है। तो यही इसने पूछ रखा है कि उसके बीच में कौन आएगा, तो आई इज इन द मिडल पोजिशन। ये वाला जो क्वेश्चन है, एक स्फीयर है, उसका डायमीटर आपको बताना है जिसका वॉल्यूम इतना दिया हुआ है, तो इसको सोल्व करने पर इसका आंसर मिलता है जी 6 मीटर, 6 मीटर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिर से एक डायमीटर पूछ लिया, सॉरी डायमीटर इसने बता दिया 28 है और उसकी हाइट इतनी है, तो टोटल सरफेस एरिया उसका निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया इसका आता है जी 2992। ये मैथ का क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, इसमें 120 सेंटीमीटर इसका आंसर है भाई। एक रोम्बस है, उसका पेरीमीटर दे दिया 52, तो चारों साइड बराबर बराबर हो जाएंगे, और उसके बाद एक डायगोनल ये दे रखा है, उसमें आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा जी 120, 120 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, एक सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर कोन है, उसकी रेडियस और हाइट का रेशियो है इतना, वॉल्यूम है इतना, तो उसमें आपको
डायमीटर बताना उसका। तो इसका जो ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सा, 74, तो इसका आंसर भाई आई थिंक 10 मीटर है जी, 10 मीटर है। एक बार चेक कर लेंगे, श्योर नहीं हूँ इसमें, आई थिंक 10 मीटर ही होगा। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है, 10 मीटर इज द करेक्ट आंसर, इसका बिल्कुल सही है, 10 मीटर ही है जिसका आंसर। नेक्स्ट है, इसका आंसर है जी साइन ए, साइन थीटा, तो थीटा की जहाँ पर ए लिखा हुआ है, तो साइन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये वाला जब सोल्व करते हो आप ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन है, तो इसका आंसर है जी ऑप्शन डी, 76 करेक्ट है जी, वेरीफाइड है, कोई भी डाउट नहीं है। 60 इसका आंसर आएगा। एक ये बता रखा है कि 2√3 इसकी हाइट है, और इसकी ये वाली जो छाया है वो 2 मीटर है। यहाँ पर पूछ रखा है, तो उसने ये पूछ लिया ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल 60 आता है, ठीक है। नेक्स्ट है 77, किसी भी अमाउंट का 20% कंपाउंड इंटरेस्ट लगाए तो कम से कम कितने साल में जाकर वो डबल हो जाएगा, तो उसको डबल होने में भी कम से कम 4 साल लगेंगे, कम से कम उसको 4 साल लगेंगे। कोई भी अमाउंट है उसको यदि डबल करना है तो 20% इंटरेस्ट के ऊपर डबल करने में कम से कम 4 ईयर्स लगेंगे, यही पूछा हुआ है इसने। ये वाला आसान क्वेश्चन है मैथ का, वो कह रहा है कि 11 और 50 के बीच में से कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइडेड हैं, तो 24, 21, 28, 35, 42 और 49, इसमें से वो काट दो जो 3 से डिवाइड होते हैं, बाकी पूछ रखे हैं कितने हैं, तो 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्ट नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस ईयर से उठा के ऐसे कैसे दे रखा है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है, सेम एग्जैक्ट यही की यही डेफिनेशन, बिल्कुल एग्जैक्ट स्टेटमेंट दे रखी है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 2 × 1/12, ये आंसर होगा जिस करेक्ट। नेक्स्ट, ये कोई भी काम है 3 लोगों ने मिलके किया, एक्स ने और वाई ने एंड जेड ने, तो एक्स इतने दिन में कर सकता है, ये इतने दिन में कर सकता है, और उन दोनों तीनों ने मिलकर क्या किया कि जो काम हो 3 दिन में कर दिया, तो इसकी स्टेट जो निकालेंगे तो ती का जो जेड है उसका 1/8 पार्ट आता है, इसको जो सोल्व करते हैं ना तो 1/8 पार्ट आएगा, 2000 है और उसका 1/8 लगाओगे ना तो 250 इसका आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट है, हरियाणा जीके का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, जींद है जो 7 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से को टच करती है, तो इसका आंसर ऑप्शन 4। महाभारत में हु अमंग द फॉलोइंग लेड एन एक्सपीडिशन, किसने एक आक्रमण किया था, हमला किया था रोहतक में, तो ये नकुल का है, नकुल वहाँ पर जो लीड थे वो थे भाई। नेक्स्ट है हमारे जो हाई कोर्ट है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, उसके चीफ जस्टिस कौन है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, जो जस्टिस सील नागू हैं ये फिलहाल हरियाणा हाई कोर्ट के, हरियाणा एंड पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। नेक्स्ट है, हाँ जी, एचपीएससी है, इसमें मेंबर होते हैं 5 और एक चेयरमैन, ऑप्शन इज करेक्ट। कल भी पूछ रखा था 2023 में अर्जुन अवार्ड किसको मिला था, कल एक पहलवान का नाम दे रखा था, आज ये गोल्फर है दीक्षा डागर, इसको मिला था भाई, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दे रखी हैं, नाहर रेवाड़ी में है, कल भी आ रखा था, अप्रवास झज्जर में है, ये वाला कुरुक्षेत्र में है, करेक्ट आंसर है दैट, सॉरी भाई उल्टा कर दिया, ये वाला कुरुक्षेत्र में है, और बीर शिकारगढ़ है सेंचुरी, ये पिंजौर में है, तो पिंजौर वाला जो करेक्ट आंसर है बी इज करेक्ट, यहाँ वाला चिलचिला वाला ये कुरुक्षेत्र में है, ये गलत है भाई, के यूनिवर्सिटी के पास है ये कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट नॉट कम अंडर द शिवालिक डेवलपमेंट एजेंसी, शिवालिक डेवलपमेंट में अंबाला पंचकुला यमुनानगर तीनों हैं, जो नहीं आता है वो है कुरुक्षेत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, इसमें क्या है कि कौन सा वो सिख सरदार था लाडवा का, जो फर्स्ट एंग्लो मराठा जो वॉर है वो लड़ी थी उसने, मतलब वो मराठा की तरफ से अंग्रेजों से लड़ा था, तो ये गुरदीत सिंह थे जी, जो सरदार गुरदीत सिंह थे वो उस टाइम पर लाडवा के राजा हुआ करते थे और उन्होंने युद्ध लड़ा था। एक जो भदानक थे उनके बारे में स्टेटमेंट दे रखे हैं 2,
पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि 20th सेंचुरी में ये जो गुरुग्राम और रेवाड़ी के आसपास का एरिया था यहाँ पर वो रूल किया करते थे। और दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रही है कि उन्होंने चौहान राजा थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड, उसको हराया था। तो ये स्टेटमेंट गलत है, उल्टा हुआ था जी, पृथ्वीराज चौहान ने इनको हरा दिया था, पृथ्वीराज चौहान ने इनको हराया था। तो स्टेटमेंट ए इज करेक्ट एंड बी इज रॉन्ग। तो ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ये ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट, पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा 20, 23 एंड 24, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3,25,759, ये करेक्ट आंसर है। तो ये थे जी आंसर्स। एक आध क्वेश्चन को छोड़कर 99% से भी ज़्यादा क्वेश्चन ठीक हैं, आप इनको मैच कर सकते हैं ऑफिशियल आंसर की से। और फिलहाल अपने आप को मतलब इन चीज़ों को एनालाइज करके देख सकते हैं कि बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं, पीजीटी वाले में से भी जाते हैं, और प्रीवियस ईयर तो बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, तो बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस ईयर आते हैं। तो जब भी हमें स्टेट की तैयारी करनी है तो पहले प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ें, उनको नहीं छोड़ सकते, बार बार क्वेश्चन को रिपीट करता है। उसका जो इस बार जो चेंज है वो पहले उन्होंने बता रखा था, हालांकि पिछले साल किसी तरह किसी भी वजह से वो जो फॉर्मेटिंग थी हिंदी और इंग्लिश वाले पार्ट में, वो उन्होंने अप्लाई नहीं किया था, जिसकी वजह से उनको कुछ लीगल प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ी हरियाणा बोर्ड को, और उनको बहुत से बच्चों को ग्रेस मार्क्स भी देने पड़े, कोर्ट में चले गए वो। तो अभी जो इश्यू है वो क्या है कि इस बार वो सिस्टम जो बताया था हिंदी और इंग्लिश का, वो उन्होंने अप्लाई कर दिया है, और अब पहले से मुश्किल हो गया है, क्योंकि जिनको इंग्लिश नहीं आती उसके लिए इंग्लिश डिफिकल्ट हो गई, और जिनको हिंदी नहीं आती उनको लिए हिंदी डिफिकल्ट हो गई। हिंदी इनफैक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट है इंग्लिश से इस बार। तो इन चीज़ों में जो बदलाव हैं वो होते रहते हैं, और ये अभी यही सिस्टम चलेगा थोड़े दिन के लिए, तो इसके हिसाब से हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो आगे की तैयारी देखें, और पिछले वाले जो पेपर हैं उसमें आई होप आपके इस पेपर में अच्छे मार्क्स बने और आपका स्टेट क्वालिफाई हो जाए, अगले साल आपको करना ही ना पड़े। और यदि करना पड़े तो इनको जो क्वेश्चंस हैं इनको ज़रूर बिल्कुल ध्यान रखें। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो को देखा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काइंडली लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू, थैंक्स।